मानव भूगोल की प्रकृति, द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में बताएं। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में, और इसके बाद जो हम वीडियो लॉन्च करेंगे उसमें बात करेंगे मानव भूगोल की विषय वस्तु यानी कि स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो आज की क्लास में बात कर रहे हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलिए मेरे साथ वन बाय वन जानते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, जो कि भूगोल की एक मुख्य शाखाओं में से एक है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि भूगोल जो है एक व्यापक विषय है जिसके अंदर काफी सारे उप विषय पढ़ाए जाते हैं, कई सारे सब डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं भूगोल के अंदर ही। और इसीलिए भूगोल को दो ब्रॉड शाखाओं में, दो ब्रॉड ब्रांचेस में बांटा गया है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो आज हम भौतिक भूगोल के अतिरिक्त मानव भूगोल जो है हमारा है, मानव भूगोल में की जो प्रकृति है वो कैसी है इसके बारे में जानेंगे। तो आज मैंने काफी बुकों का अध्ययन करके आपके लिए 5 मुख्य प्रकृति निकाली है मानव भूगोल की, जो हम आज की क्लास में वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। आप वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखें और आपको पता चल जाएगा कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो मानव भूगोल को जो स्टडी मैटर है, उसका जो स्कोप है, विषय वस्तु है, उसको डिफाइन करने में मानव भूगोल की प्रकृति बड़ी महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हुए मैं आपको यह भी बात क्लियर कर दूं, आप मानव भूगोल की प्रकृति को मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से कंफ्यूज ना होइएगा। स्कोप ऑफ नेचर ह्यूमन ज्योग्राफी डिफरेंट है और ह्यूमन ऑफ नेचर ज्योग्राफी भी अलग चीज है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आप ये देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रकृति क्या होती है। देखिए, प्रकृति के बारे में बोला जाता है कि इस मनुष्य की प्रकृति कैसी है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई ज्यादा कम बोलता है, कोई ज्यादा घूमना पसंद करता है, कोई ज्यादा मीठा खाना पसंद करता है, तो कोई ज्यादा अध्ययन करना पसंद करता है। इसी प्रकार से मानव भूगोल भी है। मानव भूगोल को भी एक साक्षात सजीव जीव माना गया है। अगर हम विज्ञान की और फिलॉसफी की भाषा को समझें तो विषय को भी एक हमारी तरह एक ऐसा तत्व माना गया है जो कि जिज्ञासावान है, एक ऐसा व्यक्ति माना गया है जो जिज्ञासा रखता है। तो इसी से किसी भी सब्जेक्ट की प्रवृत्ति निकल के आती है, यानी कि नेचर निकल के आता है। तो हर विषय का अपना नेचर है। इसी तरीके से मानव भूगोल का भी अपना एक नेचर है जिसको जो उसकी पूरी कार्यशैली को डिफाइन करता है, ठीक है। तो नेचर का मतलब जिस प्रकार से मनुष्य का नेचर है उसी प्रकार से हमारे विषय के भी नेचर्स को बांटा जा सकता है, उसकी प्रकृति को बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे 5 मुख्य प्रकृति मैं मानव भूगोल की आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पूछा जाए, आपको ये लिख के आना है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, ठीक है। प्रकृति माने उसकी आदतें, वो क्या करना चाहता है, किस तरीके से बताना चाहता है, ठीक है। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है 1, 2, 3 एंड 4, 5 आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मानव भूगोल की पहली प्रकृति। देखिए, मानव भूगोल मानव के केंद्रीय अध्ययन है, यानी कि मानव भूगोल मानव केंद्रीय अध्ययन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मानव भूगोल है वो मानव केंद्रीय अध्ययन है। इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए ह्यूमन सेंट्रिक स्टडीज। इट मींस मानव भूगोल जो है प्रकृति के साथ मानव के समायोजन और अनुकूलन का अध्ययन करता है। याद रहे, मानव भूगोल मानव जाति का उसके पर्यावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन का अध्ययन करता है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एडजस्टमेंट एंड द एडेप्टेशन विद देयर एनवायरमेंट, ठीक है। तो मानव जाति किस प्रकार से अपने पर्यावरण के साथ एडजस्ट होती है, यह मानव भूगोल का अध्ययन का मूल अध्ययन केंद्र है। इसके अध्ययन के केंद्र में मानव केंद्र में है, यानी कि मानव किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में अपने पर्यावरण के साथ, विभिन्न प्रकार की जलवायु में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करता है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मनुष्य की जनसंख्या हर जगह पाई जाती है, जहां पे जल है या जल विहीन है, या फिर ज्यादा ठंड है, कठोर एनवायरमेंट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी मानव जनसंख्या पाई जाती है। जनसमूह हर जगह पाए जाते हैं। मनुष्य ने अपने बौद्धिक ज्ञान और जेनेरेट डिवाइस के आधार पर अपने पर्यावरण का प्रयोग करना सीख लिया है, अपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन को करना सीख लिया है। इसी कारण मनुष्य जो है अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन बिठा पाता है। अब देखिए, जब मैंने बताया था जहां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मनुष्य ने ढलुआ छतरें बनाई, तो इसी प्रकार से जिन मरुस्थलों में
ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिन मरुस्थलों में ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे मनुष्य अपने जीवन सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए अपने तन को पूरा कवर करते हैं। यानी कि हमारे जो परिधान है, हमारे खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति, ये सभी हमारे पर्यावरण के अनुकूल होती है, हमारे पर्यावरण के अनुसार होती है। ठीक है, जिस प्रकार से एस्किमो, अगर आप इनुइट लोगों को देखें, एस्किमो लोगों को देखें, तो वो बर्फ से अपने घर बना लेते हैं, इग्लू का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैदान में जाएं और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को देखें, वहां के जो मकान है, बंगाल और बांग्लादेश के जो मकान है डेल्टाई क्षेत्रों में, लोग वहां पे चिकनी मिट्टी से अपने घरों का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने ज्ञान के आधार पर अपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन का यूज करता है। तो इसी मनुष्य के एडजस्टमेंट, मनुष्य के अनुकूलन या उसके अडेप्टेशन या फिर उसके रिसोर्स यूटिलाइजेशन का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का परम कर्तव्य है। ये उसके नेचर में है कि वो ये जानना चाहता है, एक मानव भूगोल शास्त्री जानना चाहता है कि कोई भी मानव समाज अपने प्राकृतिक पर्यावरण का किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, वो किस प्रकार से वहां अडेप्ट हो चुका है, उसने किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि को उत्पादन किया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। उत्तर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पर किसान प्राय 3 से 4 फसलें वर्ष में ले लेते हैं, राबी, खरीफ और जायद की फसलें लेते हैं। जबकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तो जो चरम जलवायु वाले क्षेत्र है, ढलुआ खेत है, सीढ़ी नुमा खेत है, वहां पे वर्ष में केवल 2 ही फसलें ली जाती हैं। तो ये एक फसल का जो डिफिसिट रहता है पहाड़ों में, उसको मनुष्य कैसे पूरा करता है? जी हाँ, पशुपालन के द्वारा पूरा करता है। ठीक है, तो पशुपालन जो है, ये मवेशी पालन जो है पहाड़ों का मुख्य कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि मानव का पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट का अध्ययन ही मानव भूगोल का परम कर्तव्य है, उसका अध्ययन क्षेत्र है। दूसरा देखिए, मानव भूगोल की दूसरी प्रवृत्ति क्या है? मानव भूगोल की दूसरी प्रवृत्ति है मानव भूगोल मानव परिस्थिति है। मानव भूगोल मानव परिस्थिति है, इसका मतलब हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए ह्यूमन इकोलॉजी। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी की बात करते हैं, हमें रेडजेल महोदय का 1882 में लिखी हुई पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी याद आती है। देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल की सबसे प्रथम किताबों में से एक थी, जो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय द्वारा लिखी गई थी, जिसका दूसरा खंड उन्होंने 1891 में प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो पर्यावरण के नियम, जो प्रकृति के नियम जीव जगत पे लागू होते हैं, कमोबेश वही प्रकृति के नियम मानव समाज में भी लागू होते हैं। यदि मोटा मोटा देखा जाए तो आज भी मानव भूगोलवेता और मानव शास्त्री इस बात को मानते हैं कि जो इकोलॉजिकल रूल जो वाइल्ड लाइफ और नेचर में अन्य जीवों के ऊपर अप्लाई होते हैं, वही इकोलॉजिकल रूल हमारे ऊपर भी, मानव जाति के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। वो कैसे? देखिए, पारिस्थितिक के नियम क्या है? जैसे कि फूड चेन हो गया, ठीक है, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई। यही खाद्य श्रृंखला का नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। प्रकृति का दूसरा नियम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माने होता है शक्तिशाली की विजय, वो भी दूसरा नियम है। तीसरा नियम प्रकृति का क्या है, जो डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि जो प्रजातियां अपने पर्यावरण के साथ ज्यादा अनुकूलन कर पाती हैं, वही प्रजातियां अंत काल तक बची रहती हैं। यदि इसका उदाहरण हम देखें, डायनासोर का उदाहरण देखें, तो जुरासिक युग में डायनासोर थे, परंतु बदलते क्लाइमेट के साथ, बदलते पर्यावरण के साथ जो हमारे डायनासोर है वो अनुकूलन नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। और आज के समय में जो पृथ्वी के ऊपर जो मानव जाति भी और जीव जगत और जो वनस्पति जगत जो बचा हुआ है, वो उसी परिस्थिति को दिखाता है कि ये क्रम विकास की प्रक्रिया में अनुकूलन प्राप्त करते हुए इस स्तर तक और आज की अवस्था तक पहुंचे हैं। तो रेडजेल का यह भी महोदय का यही विचार था कि जो परिस्थिति के नियम जीव जगत पे अप्लाई होते हैं, वही परिस्थिति के नियम मानव समाज पे लागू होते हैं। तो ये मानव भूगोल का नेचर है, मानव भूगोल शास्त्री का या मानव भूगोल का नेचर है कि वो इस बात को मान के चलते हैं कि प्रकृति के नियमों का प्रयोग करके मानव समाज को समझा जा सकता है। वो कैसे? अगर देखें, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने राज्य एज ए ऑर्गेनिज्म की संकल्पना दी, यानी कि स्टेट एज ए ऑर्गेनिज्म, यानी कि राज्य एक जीव के रूप में होता है। उनका मानना था कोई भी देश,
कोई भी राज्य या कोई भी कंट्री जो है एक जीव के रूप में होती है, जिस प्रकार से हर जीव को अपने भरण पोषण के लिए एक क्षेत्रफल चाहिए होता है, एक इलाका चाहिए होता है, एक टेरिटरी चाहिए होती है जिसमें वो विचरण करके अपने के लिए जल, जंगल और जमीन का प्रयोग करके वो अपना भरण पोषण करता है। इसी प्रकार से भी हर राज्य को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करके अपने पास जमीन का यूज, जमीन का अधिग्रहण रखना चाहिए, जमीन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जमीनी ही जो जो हमको खनिज संसाधन, जल संसाधन, वनस्पति संसाधन और टिम्बर, लकड़ी और अन्य प्रकार की, इसकी यहां तक कि सामरिक दृष्टिकोण से भी जो है क्षेत्रफल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्राकृतिक शास्त्र के नियम मानव विज्ञान या मानव भूगोल में लागू करने का जो परंपरा है, उसकी इसी आदतों के कारण हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है। तीसरा नियम देखिए, या तीसरा प्रवृत्ति क्या है मानव भूगोल की? मानव भूगोल की तीसरी प्रवृत्ति है मानव भूगोल स्थानीय विश्लेषण है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेशल एनालिसिस। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनालिसिस। इसका मतलब यह हुआ कि जो मानव भूगोल है, जो स्थानीय विश्लेषण है, यानी कि मानव भूगोल जनसंख्या के नियमों और मानव के बसाव, मानव की गतिविधियों को समझने के लिए स्थानीय विश्लेषण के नियमों को अप्लाई करता है। और जब हम किसी तत्व का स्थानीय विश्लेषण करते हैं तो हम स्थानीय वितरण, स्थानीय घनत्व, स्थानीय प्रतिरूप, अवस्थिति और उस तत्व का विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी तत्व या मानवीय तत्व कितने बड़े इलाके में वितरित हो रखा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी तत्व का घनत्व या उसका कंसंट्रेशन क्या है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि उसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या है, क्या वो लीनियर फॉर्म में वितरित है या फिर वो ज्योमेट्रिकल ट्रायंगुलर फॉर्म में वितरित है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण क्या है? वितरण क्या है? द स्पेशल स्प्रेड ऑफ एनी फिनोमिना, द स्पेशल स्प्रेड ऑफ एनी फिनोमिना इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी तत्व का स्थानीय फैलाव उसका वितरण कहलाता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो मानव भूगोल है वो किसी भी तत्व के या मानवीय अधिवास के ये जानने का प्रयास करता है। अगर मानव शास्त्री के सामने ये कहा जाए कि एक नगर है, तो उसके दिमाग में पहला प्रश्न आएगा कि उस नगर की अवस्थिति क्या है, उसकी सापेक्ष और निरपेक्ष स्थिति क्या है, उसकी रिलेटिव और एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उसके पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में कौन कौन से अन्य इलाके हैं। मानव भूगोल शास्त्री यह भी जानने का प्रयास करेगा उस नगरीय बस्ती का क्षेत्रफल क्या है। इसके साथ साथ वह यह भी जानने का प्रयास करेगा उस नगरीय बस्ती के अंदर मानव समाज का जो घनत्व क्या है, उसका वितरण किस प्रकार से है, क्या उस नगर के उत्तरी छोर में ज्यादा लोग रहते हैं या उसके दक्षिणी छोर में ज्यादा लोग रहते हैं या उसके पूर्वी छोर में ज्यादा लोग रहते हैं। तो यह मानव भूगोल का नजरिया है कि मानव भूगोल स्थानीय विश्लेषण है। वो मानव भूगोल मानवीय तत्वों का स्थानीय विश्लेषण करने का के ऊपर जोर देता है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि मानव भूगोल स्थानीय विश्लेषण कैसे है। इसके बारे में हम और भी डिटेल आगे अपने लेक्चर्स में करते रहेंगे। ठीक है। अब जान लेते हैं मानव भूगोल का चौथा प्रवृत्ति। मानव भूगोल की जो चौथी प्रवृत्ति है वो आप समझ सकते हैं कि वो बताती है कि पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक है और उनके अंदर एक एकता है। देखिए, तभी मैंने लिखा है कि मानव भूगोल का जो चौथा प्रवृत्ति है उसकी जो नेचर है वो क्या है। ये मानव भूगोल इस बात को मानता है, इस बात को धारण करके चलता है, एक मानव पार्थिव एकता का अध्ययन है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। मानव भूगोल पार्थिव एकता का अध्ययन है। वो कैसे? आप समझ सकते हैं कि मानव भूगोल इस बात को मानता है कि जो पृथ्वी में प्रत्येक तत्व है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि कोई भी तत्व पृथ्वी में स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित है। इसको एक इस उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, जिसके बारे में हमारे प्राचीन भूगोलवेता वरेनियस और इमैनुअल कांट ने भी लिखा। आगे जाके हम्बोल्ट और रिचर्ड जैसे महान भूगोल शास्त्रियों ने भी इसके बारे में बताया कि यदि हमको समझना है कि पृथ्वी को एक टेरेस्ट्रियल यूनिट माना जाए, एक टेरेस्ट्रियल यूनिटी मानना जाए, पृथ्वी में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित है, इसको कैसे जाना जाए? तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि तो पृथ्वी में सबसे पहले जब हम भूगोल में अध्ययन करवाते हैं तो सबसे पहले हम रिलीफ फीचर का अध्ययन कराते हैं, यानी कि टोपोग्राफी, उच्चावच या स्थलीय स्वरूपों का अध्ययन कराते हैं। हम सबसे पहले अगर आप भूगोल की किताब को पढ़ें तो उसमें सबसे पहले रिलीफ यानी कि उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में बताया जाता है।
दूसरे चैप्टर में हम दूसरी अवस्था में भूगोल में जो पढ़ते हैं जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? जलवायु के बारे में। इसका मतलब यह हुआ कि जो जलवायु है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जो जलवायु है ऊंचाई के ऊपर निर्भर है, यानी कि जलवायु उच्चावच के अधीन है। जलवायु किसके अधीन है? उच्चावच के अधीन है। याद रहे वो कैसे? हमें पता है कि ऊंचाई में बढ़ते हुए प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी कि ऊंचाई में बढ़ने पर प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यही कारण है कि मसूरी में जिस दिन 28 डिग्री टेम्परेचर नोट किया जाता है, देहरादून में उससे ज्यादा 38 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर नोट किया जाता है, क्योंकि मसूरी देहरादून से लगभग 1200 से 1300 मीटर की ऊंचाई में है। ठीक है, तो प्रत्येक किलोमीटर में हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जलवायु किससे कनेक्टेड है? रिलीफ से कनेक्टेड है, उच्चावच से। अब देखिए, उच्चावच और जलवायु दोनों मिलकर अपवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं। यानी कि अपवाह तंत्र स्वतंत्र नहीं है। किसी भी स्थान का अपवाह तंत्र, नदी तंत्र जो है, ड्रेनेज सिस्टम, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो वहां के रिलीफ फीचर उच्चावच और जलवायु के अधीन होता है। उच्चावच जलवायु के जितना ज्यादा वर्षा होगी उतना ताकतवर नदी तंत्र होगा, जितनी कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा उतना कम प्रभावी नदी तंत्र होगा। फिर देखिए, नदी तंत्र, उच्चावच जलवायु और अपवाह तंत्र मिलकर किसी क्षेत्र की मट्टी या खनिज संसाधनों को प्रभावित करते हैं। यानी कि मृदा जो होती है, किसी क्षेत्र का मृदा निर्माण की प्रक्रिया या मृदा जो होती है, उपरोक्त तीनों तत्वों के ऊपर तीनों तत्वों की अधीन होती है। ठीक है, तो याद रहेगा। और उपरोक्त चारों तत्व, मृदा, अपवाह तंत्र, जलवायु और उच्चावच, चारों तत्व मिलकर किसी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। वनस्पति, मृदा, अपवाह तंत्र और ये सभी तत्व मिलकर किसी क्षेत्र की जो है मानवीय कारकों यानी कि जैविक कारकों को प्रभावित करते हैं। जिस क्षेत्र पर अच्छा उच्चावच होगा, समतल मैदान होंगे, जलवायु अच्छी होगी, सुखद जलवायु होगी, नदी तंत्र अच्छा होगा, विश्व की जितनी भी महान सभ्यताएं हैं, चाहे होंग वैली सिविलाइजेशन चाइना हो, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामी की सभ्यता, दजला और फरात नदियों के किनारे बसी हुई मेसोपोटामी की सभ्यता हो, और चाहे इजिप्ट की सभ्यता जो नील नदी के किनारे बसी हुई, वो सभी महान सभ्यताएं महान अपवाह तंत्र के नजदीक ही हैं। देखिए, और इसके साथ साथ मृदा जहां पे उपजाऊ मृदा होती है और वहां पे अच्छी वनस्पति होती है, वहां पे जनसंख्या का वास अधिक पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी तत्व किसको प्रभावित करते हैं? मानवीय अधिवास को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हमें उन स्थानों में अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है जहां पर समतल मैदान, उपजाऊ मृदा, अच्छा नदी तंत्र होता है। यही कारण है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्रों में से एक है। जबकि यही कारण है उससे संलग्नित क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें खड़ा ढाल, चरम जलवायु और दुर्गम घाटियां हैं, वहां पे जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम पाई जाती है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे टेरेस्ट्रियल यूनिटी का मतलब कि पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक तत्व एक दूसरे से आपस से इंटरकनेक्टेड है। आखिरी तत्व के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मानव भूगोल की अंतिम प्रवृत्ति, जो 5वीं प्रवृत्ति है। मानव भूगोल प्रति के मानवीयकरण और मानव के प्रकृतिकरण के ऊपर विश्वास करता है। मानव भूगोल मानव के प्रकृति के मानवीयकरण और मानव के प्रकृतिकरण का भी अध्ययन करता है। वो कैसे? मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण का अध्ययन करना कैसे संभव है? देखिए दोस्तों, मानव ने क्रम विकास के द्वारा और विश्व के विभिन्न दुर्गम स्थानों पर जाके अपने निवास स्थान को अपना घर बनाया है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासी जनजातीय जाति के लोग जो है, ये लोग कहीं ना कहीं प्रकृति को अपनी माँ के समान मानते हैं। और कई बार हमारे भारत में भी, हिंदू धर्म में भी और विश्व के अन्य जो जनजातीय धर्म है, उनमें नदी को देवी के रूप में, माँ के रूप में, सृष्टि को जननी के रूप में, जनक के रूप में देखा जाता है। तो यह माना जाता है कि मानव भूगोलवेता ये जानना चाहता है कि मानव समाज अपने पर्यावरण को किस हद तक मानवीय रूप देता है, उसका मानवीयकरण करता है, उसका अलौकिकरण करता है। मानवीय समाज किस हद तक भावनात्मक रूप से, इमोशनली अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, अपने
उसके लिए बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है, उसके लिए उसके टोपोफिलिया का मतलब क्या है, उसके लिए उसका जो बिलोंगिंगनेस है अपने पर्यावरण के प्रति, उसकी जो उसकी शेयर्ड हिस्ट्री है उसको समझने का प्रयास करता है। तो यानी कि मानव भूगोल विज्ञान के साथ साथ मानवीय चेतना, कॉग्निटिव माइंड एंड इमोशंस का भी अध्ययन है। ठीक है। दूसरा, मानवीय समाज जो है, मानव भूगोल मानव का नेचुरलाइजेशन भी करता है, मानव का प्रकृतिकरण के ऊपर अध्ययन का भी अध्ययन करता है। वो ऐसे कि मानव समाज जो है, मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रकृति से अलग नहीं है। जो प्रकृति के नियम, जो पारिस्थिति के नियम, जो इकोलॉजी के नियम अन्य जीव जगत पे अप्लाई होते हैं, वो मनुष्य के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकृति ने प्रत्येक काम के लिए समय निर्धारित किया है। हमको कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है। परंतु यदि हम इस दैनिक चक्र को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे क्या है कि हमारे स्वास्थ्य समस्याएं भी हो जाती हैं कई बार। ठीक है। तो जैसे एक चिड़िया रात होते के साथ ही सोने के लिए चले जाती है, उसी प्रकार से उसको पता है, उसके दिमाग में टाइम क्लॉक है कि रात का मतलब सोने के लिए है। तो इसीलिए जो मानव है, मानव भी नेचर का हिस्सा है। कुछ कार्य मनुष्य प्रकृति के अनुसार करता है। वो कैसे करता है? जैसे किसी सीजन में मनुष्य ने कृषि करनी है तो वो कृषि उसी सीजन में करेगा, और दूसरे सीजन में वो कृषि नहीं हो सकती। अगर हम उस कृषि को उससे विपरीत सीजन में करना चाहेंगे तो हमें ज्यादा उर्वरकों, ज्यादा रासायनिक तत्वों और ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो फसल में जो है भारी मात्रा में इनऑर्गेनिक या फिर कंटेमिनेशन हो सकता है, और वो फसल जो है मानव समाज के लिए, उस मानव समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ये तो केवल एक उदाहरण है फसल चक्र का जो मैं आपको दे रहा हूं। तो मानव के प्रकृतिकरण को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि मानव प्रकृति से अलग नहीं है, मानव प्रकृति का हिस्सा है। मानव को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, और प्राकृतिक तत्वों का सम्मान करके ही मानव का अस्तित्व बचा रह सकता है। हाँ, हम प्रकृति को मानवीय वैल्यू दे सकते हैं, उसका मानवीकरण कर सकते हैं। हम उसको मानव, कई बार उसको माँ के रूप में भी पूछते हैं, कई बार उसको जननी के रूप में भी मानते हैं। तो यही मानव भूगोल के 5 प्रकृति हैं जो आपको मैंने बताई कि मानव भूगोल जो है मानव केंद्रित है, मानव भूगोल मानव परिस्थिति है, मानव भूगोल स्थानीय विश्लेषण है, मानव भूगोल पार्थिव एकता के ऊपर विश्वास करता है, और मानव भूगोल मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण के ऊपर विश्वास करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में अपने स्टूडेंट, फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।